वक्त लगता है पर वक्त को आने में, है ना। अरे भाई वक्त आएगा समोसे का। नहीं आएगा। दिवाली में समोसा कोई नहीं खाते रहे। इनको भाई दिवाली से पहले समोसा खिलाना याद रखना है। खिलाएंगे दिवाली से पहले, पक्का लो। आज अब मैं दिवाली से पहले आज की बात क्लास में आऊंगा नहीं। अरे आऊंगा, अरे गर्मी लग रही। भाई तुम्हें कभी ठंड लग जाती है, कभी गर्मी लग जाती है, क्या करेंगे। कूलर चलाए तो तुमको लगती है ठंड। अब क्या कर सकते हैं। बीच का रास्ता कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, चाइल्डहुड डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, चाइल्डहुड डिसऑर्डर। जिसमें आपने पढ़ लिया क्या, क्या पढ़ा, ऑटिज्म। ऑटिज्म पढ़ लिया। इसके बाद ऑटिज्म में मेनली याद रखना है कि डायग्नोज बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर। सबसे पहले डायग्नोस होता है, बच्चा सेल्फ सेंटर रहता है, अकेला खेलता है, फ्रेंड्स नहीं बनाता, कम्युनिकेट नहीं करता। ये याद रखना है। दूसरा एडीएचडी चल रहा है। दूसरा क्या है, एडीएचडी। उसमें एक एस्पर्जर सिंड्रोम था, एक इडियट 7 सिंड्रोम था, और एक रेस्ट था, है? तो एस्पर्जर क्या था, एस्पर्जर सिंड्रोम को हम हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म कहते हैं, जिसमें लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयर नहीं होते। दूसरा इडियट 7 सिंड्रोम था। उसमें क्या था कि कुछ एबिलिटीज रहती है बच्चे में, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की एबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा रेट्स था। रेट्स, रेट्स में क्या था कि बच्चे के हेड सर्कमफ्रेंस में डिसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो रेट सिंड्रोम था, 5 से लेके 30 मंथ के बीच में। ठीक है, तो एडीएचडी में पढ़ रहे थे, देखो जरा, ये हो गया था। ये सिम्टम्स है कि टीचर लगातार शिकायत करेंगे, बच्चा डिस्टर्ब करता है, बातें ज्यादा करता है, अपने नंबर आने का वेट नहीं कर पाता। हाँ मुझे पता है। इसके अलावा एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर भी शो करता है। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन देखने को मिलते हैं। और सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन क्या होता है कि बच्चे का जब डिटेल में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करे जाएंगे तो हमको क्या सिम्टम मिलेगा, तो सिम्टम में मिलेगा कि एज एप्रोप्रिएट फिगर को कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे बच्चे को, बच्चा मान लो 5 साल का, तो 5 साल में बच्चा ट्रायंगल कॉपी कर सकता है, सर्कल बना सकता है, रेक्टेंगल कॉपी कर सकता है, तो वो बच्चा ये एज एप्रोप्रिएट पिक्चर को कॉपी नहीं कर पाएगा। एक साइन ये देखने को मिलेगा। दूसरा, अल्टरनेटिव मूवमेंट करने को बोलेंगे तो नहीं कर पाएगा। अल्टरनेटिव मूवमेंट का मतलब है बच्चे को बोलेंगे कि बेटा अभी राइट हैंड से अपने चिन को टच करो, नोज को करो, फिर लेफ्ट हैंड से चिन को करो, नोज को करो, तो अल्टरनेट कर नहीं पाएगा। अल्टरनेट कर नहीं पाएगा क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है, राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा। किसको पता नहीं चला राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है। तो ये सिम्टम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो ये 3 न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, इनको सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन बोलते हैं। ये जब बच्चे का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो बच्चा या तो अल्टरनेटिव मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या अकॉर्डिंग टू एज उसको कोई फिगर कॉपी करने का बोलेंगे वो नहीं कर पाएगा, और राइट और लेफ्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो मैंने बताया ना, राइट लेफ्ट और राइट रॉन्ग। राइट रॉन्ग का भी पता है। हम्म, है। हाँ, रॉन्ग का पता होना जरूरी है, राइट का हो या ना हो। एडीएचडी के बच्चे का जब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो बच्चे को उसके एज के अकॉर्डिंग कोई फिगर कॉपी करने के लिए देंगे तो वो कॉपी नहीं कर पाएगा। दूसरा, अल्टरनेटिव मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और राइट और लेफ्ट का डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। साइनेस्थीसिया को हम रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन बोलते हैं। जैसे पेशेंट को कुछ भी चीज दिखी, जैसे ये लाइट दिखी, पेशेंट ने लाइट की तरफ देखा, तो ये कैसा परसेप्शन है, विजुअल है ना। बट उसी सेम टाइम पेशेंट को आवाज सुनाई देगी, भगवान के गाने सुनाई देने शुरू हो जाएंगे, ओम जय जगदीश हरे। बैड ट्रिप। बैड ट्रिप का मतलब था बुरा एक्सपीरियंस। बुरा एक्सपीरियंस जब कोई नशा करेगा और इतना ज्यादा नशा कर लेगा कि 2-3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा, पी के नाली में गिरा रहा, कुत्ते ने आके कान में सुसु किया, उल्टियां हुई, वो बैड एक्सपीरियंस। हेम्प इनसैनिटी क्या था भाई, कि गांजा फूंकने के बाद सिजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, और भागता हुआ लोगों को इंजरी करेगा, उसको बोलते हैं रनिंग अमॉक, और साइकोसिस के सिम्टम दिखेंगे, यानी कि पागलों वाले सिम्टम आ जाएंगे नशे में। हम्म क्या पागलों वाले सिम्टम आ रहे आ रहे क्या है एलर में, 2 से 10 साल के बीच मोटर स्किल्स भूल जाएगा, बस यही तो है एलर। 2 से 10 साल के बीच बच्चा जो लर्न मोटा बिहेवियर है वो सब भूल जाएगा, वो हेलर सिंड्रोम है। हो गए तीनों सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन। हुआ जी, नहीं हुए, हो गए, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। एडीएचडी को डायग्नोस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हिस्ट्री लेंगे, टीचर का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चा क्लास में दूसरों को डिस्टर्ब करता है। जब भी बच्चे से या किसी से भी पूछा जाता है उसका नंबर नहीं आया फिर भी बीच में बोल पड़ेगा, दूसरों को बहुत डिस्टर्ब करता है, ओवर टॉकेटिवनेस है, एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर शो करता है, ये सारे सिम्टम कौन बताएगा, टीचर। स्कूल का क्लासरूम रिपोर्ट बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और पेरेंट्स का भी हिस्ट्री लेंगे। तो एडीएचडी में जो मेन सिम्टम है याद रखना है, दो ही हॉलमार्क सिम्टम है, एक अटेंशन डेफिसिट, दूसरा हाइपर एक्टिव बिहेवियर। पहला क्या है, अटेंशन डेफिसिट, एंड दूसरा हाइपर एक्टिव। क्यों भगा दिया भाई, हाइपर एक्टिविटी, मन नहीं लगा, बुलाया उसने कि दीदी इधर आओ, तुमने धक्का दिया, 4 लोग डिस्कम्फर्ट हो गए ऐसे।
ये साजिश है, साजिश बेटा, तुम्हें भगाने की साजिश। खुद की कॉपी बार बार तुम्हारी कॉपी की तरफ खिसकाना। लड़कियां साजिश में माहिर होती है। सबसे बड़ी साजिश करा दे रहे हो, मजाक कर रहे हैं ऐसे। पता नहीं भाई, सीरियल में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे घर में सीरियल चलते रहते हैं, मैं आज ज्यादा यूं झांकता हूं तो लेडीज साजिश ही साजिश करती है। मैं नहीं देखता, तो ऐसे ही मतलब ऐसे रास्ते से गुजरते हुए दिख जाती है, तो वो साजिशें कर रही होती है लेडीज। हो गया ये। हम्म। इसके अलावा भाई साहब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएसएम 4 के अकॉर्डिंग सिम्टम 7 साल से पहले आने चाहिए। वही ऑटिज्म के सिम्टम कितने साल से पहले थे? 3 ईयर से पहले थे। यही एमसीक्यू एग्जाम आता है बार बार, ऑटिज्म और एडीएचडी का डायग्नोसिस के लिए सिम्टम कितने साल से पहले आने चाहिए? तो ऑटिज्म में 3 ईयर है, एडीएचडी में डीएसएम 4 के अकॉर्डिंग सिम्टम शुड बी 6 बिफोर 7 ईयर, या ऑनसेट ऑफ सिम्टम बिफोर द एज ऑफ 7 ईयर है। इसको डीएसएम 5 ने मॉडिफाई कर दिया, डीएसएम 5 ने बोला द ऑनसेट ऑफ सिम्टम शुड बी बिफोर द एज ऑफ 12 ईयर। तो ध्यान रखना है कि ये नया वाला क्राइटेरिया बिफोर द 12 ईयर है, पुराना वाला 7 साल है, दोनों याद रखने हैं। अंदर फटाका फोड़ा किसी ने, तो कोई लड़की होगी। लड़की कहाँ फटाका फोड़ती, लड़की डरती है फटाके से, चुड़चुड़ी फोड़ती है क्या वो? वैसे वो जो एक कंकर बंधा हुआ आता है ना, वो छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पॉप पॉप। वो ऐसे फेंके और भागेगी वहां तक, या फिर छत से यूं गिराएगी और फिर दूर से देखेगी, क्यों भाई उसकी चिंगारी आ सकती है आंखों तक, चेहरा झुलस सकता है, एक आध दाग हो सकता है। ऐसा नहीं है? हमें तुमको थोड़ी बोला भाई, तुम क्यों नाराज हो रही? तो डायग्नोसिस के लिए याद रखना है कि डीएसएम 4 ने बोला था कि एडीएचडी के सिम्टम 7 ईयर से पहले होने हैं, वही इसको रिवाइज किया डीएसएम 5 ने, और डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग सिम्टम 12 साल से पहले आने। अब डीएसएम कौन है बे? तुम बताओगी। हाँ, बीच में ना बोलो, है एडीएचडी हो जाएगा वरना। बोलो बेटा, डीएसएम की फुल फॉर्म बतानी है, कोई और ना बोले। बालिके बताओ, सबको नहीं आता क्या? तुम बताओ उनके आगे, बोलो बोलो बोलो, तुम बताओ, उनको बताओ, पड़ोसी को बताओ। डीएसएम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और ये क्लासिफिकेशन दिया अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने। कहा है भैया इतने हालात नाजुक क्यों है? हाँ, इस हालात से याद आया कि कल टेस्ट होगा तुम्हारा भाई। पिछले में कहां तक आया था? तो उसके बाद क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, और 3 ही है। हाँ, सब्सटेंस एब्यूज, ठीक है, कल 4 टॉपिक पढ़ के आ जाना। चाइल्डहुड छोड़ देना, उससे पहले का पढ़ के आ जाना। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एडीएचडी, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, तो उसमें देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। क्या देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है एम्फेटामाइन और मिथाइलफिनिडेट। ये क्वेश्चन आया था इस बार, प्री में आया था, मेंस में आया था? मेंस में आया था ये। तो मिथाइलफिनिडेट या एम्फेटामाइन ड्रग ऑफ चॉइस है, अटेंशन को इंप्रूव करने के लिए है बच्चे को। इसके अलावा अडल्ट में अगर एडीएचडी हो तो एटोमॉक्सिटाइन ड्रग है, अडल्ट में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली एजुकेशन देंगे। तो ड्रग के नाम जरूर याद रखना है कि मिथाइलफिनिडेट और एम्फेटामाइन ड्रग ऑफ चॉइस है। कॉमनली मिथाइलफिनिडेट ही यूज होती है, दूसरा ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में एम्फेटामाइन है। एम्फेटामाइन अगर सिंपल ना लिखे लिखा हो डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन, तो वो भी ड्रग ऑफ चॉइस है, डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन भी बोलते हैं इसको। अडल्ट में अगर एडीएचडी हो तो एटोमॉक्सिटाइन है। वहीं साइकोथेरेपी में सभी साइकोथेरेपी का किंग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही है। इसके अलावा फैमिली एजुकेशन देंगे। बाकी एडीएचडी क्यूरेबल नहीं होता है, माइनर डिस्टर्बेंस है, तो वो एज के साथ साथ बच्चा ऑटोमेटिक रिकवर कर लेता है। अगर ज्यादा है तो बच्चे में आईक्यू लेवल कम है। तो टू मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एडीएचडी अगर पूछ लिया जाए तो एक है इन अटेंशन, दूसरा हाइपर एक्टिविटी, दूसरा हाइपर एक्टिविटी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में याद रखना है डीएसएम 4 के अकॉर्डिंग ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 7 ईयर, वहीं डीएसएम 5 में ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 12 ईयर याद रखना है। वहीं ऑटिज्म में ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर याद रखना है। और ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइलफिनिडेट याद रखना है। छुट्टी कब से? कल, कल के बाद छुट्टी है? अच्छा, 30 को है, और हो गया। अब देखते कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट वर्ड से क्या समझते हो? कंडक्ट क्या है? कंडक्ट का मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर जो बेसिक राइट ऑफ अदर्स आर वायलेटेड एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी आर नॉट फॉलोड। सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करते हैं। और कंडक्ट डिसऑर्डर स्पेशली बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर। ये कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है कि 18 साल से कम का कोई बच्चा अगर सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तब वो कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाता है, तब वो कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाएगा। यानी कि माइनर, 18 साल से कम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पता नहीं? क्या माइनर और मेजर? माइनर होता है जब तक तुम माइनर हो, तुम्हारे पास ना लाइसेंस बनेगा, ना इलेक्शन का राइट्स मिलेगा, वोटिंग का राइट्स, ये सब माइनर में है। 18 ईयर पे क्रॉस करते ही आप क्या बन गए हो? मेजर बन गए हो, अडल्ट बन गए हो। तो अब तुम ये बिहेवियर कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो क्या? सिंसियर बच्चे हैं सब। तुम्हारे दोस्त सारे गांव चले गए क्या पीछे वाले? गए हैं? छोड़ गए? छोड़ क्या जाना होता है? कोर्स पूरा हो गया होगा, चले गए होंगे।
हम्म। अच्छा यूं। ठीक है भाई। कि दूसरों के बेसिक राइट्स और सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, ऐसा बिहेवियर एबनॉर्मल कंडक्ट कहलाता है। तुम लोग तो सोसाइटी के रूल्स फॉलो कर रहे हो, कर रहे हो? क्यों भाई, तुमने 10 रुपए के टुकड़े खा के वहीं फेंकी थी थैली अभी? है? डस्टबिन में फेंकी थी? नहीं फेंकी? हो गया लिखे? हम्म। क्या कारण हो सकता है भाई साहब कंडक्ट डिसऑर्डर क्यों करेगा? तो जेनेटिकली है। फैमिली टू फैमिली भाई साहब, पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार है उसका कि वो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन तोड़ेगा ही तोड़ेगा। दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली कंडक्ट डिसऑर्डर एब्नॉर्मल कंडक्ट लड़कों का डिसऑर्डर है। ये सारे एब्नॉर्मल बिहेवियर लड़का करता है, लड़कियां सिंसियर होती है, ऐसा काम नहीं करती। तो मेनली लड़कों में एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन लेवल कैन कॉज कंडक्ट डिसऑर्डर और एब्नॉर्मल बिहेवियर। इसके अलावा कोई ब्रेन का डिसऑर्डर हो, ब्रेन की पैथोलॉजी हो, उसके कारण हो सकता है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, जिसके कारण एब्नॉर्मल बिहेवियर कर सकता है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सोसाइटी के रूल्स क्या है, दूसरों के राइट्स क्या है, खुद के राइट्स क्या है। देखा तुमने लड़कों साइकेट्रिक में डिसऑर्डर में ज्यादातर डिसऑर्डर लड़कों के हैं? लड़कियों के तो डिसऑर्डर क्या क्या है? हाँ हिस्टीरिया है, बस सबसे कॉमन हिस्टीरिया कन्वर्जन ही है उनका। ठीक है भाई। हो गया भाई, अभी ये 3 लाइन है। सिम्टम में देखो भाई साहब, एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या क्या करेगा? गुस्सा करेगा, गुस्सा ज्यादा, चोरी करेगा, लूट मचाएगा, घर या स्कूल से भाग जाएगा, दूसरों के घरों की चीजें तोड़ देगा, कार तोड़ देगा, कार तोड़ देगा। इसके अलावा फिजिकल वायलेंस, रेप, यूज ऑफ वेपन, स्कूल आ जाएगा देसी कट्टा लेके हैं। इसके अलावा नशा करेगा। ये सारे ऐसे बिहेवियर है जो सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स और रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं। इनमें से तुम्हें कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं है क्या? सारे हैं? क्लास से तुम भागते ही हो कभी कभी, कभी कभी भाग जाते हो ना? नहीं, लड़कियां भाग जाती है, हॉस्टल में रहती है ना वो लड़कियां। कोई पहली क्लास में आती है, कोई दूसरी में नहीं आती, कोई दूसरी में आती है, पहली में नहीं आती, कोई बीच में वॉशरूम जाने के बहाने जाती है, फिर वापस नहीं आती, क्योंकि रूम अंदर ही है ना, इसलिए। गेट पे तो गार्ड बाबा पकड़ लेते हैं, वरना जाने नहीं देंगे। ये एबनॉर्मल कंडक्ट है। एबनॉर्मल कंडक्ट एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन और दूसरों के राइट्स का वायोलेशन है। सिम्टम्स में वही है सारे, चोरी करना, लूट मचाना, स्टीलिंग, रॉबरी, क्लास से भाग जाना, घर से भाग जाना, दूसरों के घरों को तोड़ना, गाड़ी तोड़ देना, नशा करना, लड़ाई झगड़े करना। हो गया? तुम तो लड़ाकू नहीं हो, तो क्या हो, पढ़ाकू? पढ़ाकू भी नहीं हो, कुछ नहीं है। हिस्ट्री लेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि ब्रेन में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं है। इसके अलावा करेक्टिव होम में डालना है, बाल सुधार गृह। ये क्या है? बाल सुधार गृह। तो करेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूट होता है बाल सुधार गृह, जिसमें माइनर्स को कोई क्राइम, जुर्म, चोरी, इन सब केसों में बाल सुधार गृह भेजा जाता है, जिसको करेक्टिव होम बोलते हैं। तो वहां उसकी काउंसलिंग होती है, डेली रूटीन सेट करके दिया जाता है। एक तरह की जेल है, पर बच्चों की जेल है। बच्चा है इसलिए गलती माफ करने के लिए नाम रखा है बाल सुधार गृह, जिसको बोलते हैं करेक्टिव होम्स। देखा है कभी बाल सुधार गृह कहीं? देखा नहीं? देखा है? रहे तो नहीं हो अंदर? बाल सुधार गृह में रहे हो कोई? नहीं? तभी इतने बिगड़े हुए हो, बचपन में सुधरे नहीं। नेक्स्ट इज टिक डिसऑर्डर। टिक आ गया, टिक। टिक क्या है? टिक स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में एबनॉर्मल मूवमेंट्स और कॉन्ट्रैक्शंस है। एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स विच सडनली रिपीटेटिव रैपिडली एंड पर्पसलेस हो सकते हैं। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में, स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में रिपीटेटिव मूवमेंट्स है, इसको हम बोलते हैं टिक्स। टिक्स मोटार हो सकते हैं, वोकल हो सकते हैं, मोटार एंड वोकल। उसमें सिंपल भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स के टिक्स मोटार है और वोकल है। मोटार का मतलब है मोटार मूवमेंट, और वोकल मूवमेंट, वोकल का मतलब क्या होता है? हाँ, वोकल मतलब रिलेटेड टू साउंड है, रिलेटेड टू साउंड, यानी कि स्पीच का डिसऑर्डर स्पेशली गले से रिलेटेड होंगे। सडन रिपीटेटिव मूवमेंट, स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स का इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट्स के कारण जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, उसको हम टिक्स बोलेंगे। और ये मोटार हो सकते हैं या वोकल हो सकते हैं। सर्जिंग ऑफ शोल्डर, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट इन बिटवीन टॉक, ये सब टिक के एग्जांपल है। इसके अलावा कई तरह के और कॉम्प्लेक्स टाइप के टिक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स में कई लोग अपना पैर जोर जोर से पटक पटक के चलते हैं, या बैठा बैठा एक पैर बार बार धम 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 पटकता रहता है, या फिर स्क्वेटिंग पोजीशन लेता है बार बार। इसके अलावा और सारे ट्रिक्स है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, रैपिड, या फिर कई लोग एक साथ करते हैं, नाक से खींचेंगे और गले का एक साथ
स्निपिंग प्लस थ्रॉट क्लियरिंग दोनों एक साथ होता है, पहले नाक खींचेगा फिर गले का एक साथ है। ये सारे टिक्स है, हो गया लिखे। अब देखो एग्जांपल, मोटर टिप्स में क्या होगा कि मोटर रिपीटेटिव मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। सिंपल मोटर के एग्जांपल देखो, सिंपल में है आई ब्लिंकिंग, ग्रीमेसिंग और सर्जिंग ऑफ शोल्डर्स। बहुत सारे लोग आई रैपिडली ब्लिंक करते हैं, पलकें लगातार झपकती रहती है, वो आई ब्लिंकिंग है। ग्रीमेसिंग क्या होता है? ग्रीमेसिंग क्या है? ग्रीमेसिंग का मतलब है एब्नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन। एब्नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन स्पेशली इन पेन और डिस्कंफर्ट, स्पेशली इन पेन और डिस्कंफर्ट। किसी को भयंकर दर्द हो रहा हो उस टाइम उसका जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होंगे वो ग्रीमेसिंग कहलाता है। ग्रीमेसिंग किस में पढ़ते हो आप गार स्कोर में कि बेबी का न्यूबॉर्न का ग्रीमेसिंग तो नहीं है, तो वो डिस्कंफर्ट को किसको इंडिकेट करता है? डिस्कंफर्ट, पेन और डिस्कंफर्ट को इंडिकेट करता है, वो ग्रीमेसिंग है। सर्जिंग ऑफ शोल्डर है, बहुत सारे लोग कंधा बार बार हिलाते हैं चलते चलते बार बार, ये सर्जिंग ऑफ शोल्डर है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स है। कॉम्प्लेक्स में फेशियल गेस्चर है, फुट स्टैंपिंग है, जंपिंग है, स्वेटिंग है। फेशियल गेस्चर में क्या होगा? फेशियल गेस्चर का मतलब चेहरे का हाव भाव। इसमें और ग्रीमेसिंग में फर्क क्या है? ग्रीमेसिंग मेनली पेन और डिस्कंफर्ट को इंडिकेट करता है, वहीं फेशियल गेस्चर जो है ये हैप्पीनेस, सैडनेस, एग्री डिसएग्री इसको इंडिकेट करता है। एग्री डिसएग्री इस चीज को इंडिकेट करता है। तो फेशियल गेस्चर में हम खुशी के टाइम पे स्माइल कर सकते हैं, चेहरा उदास दिखाई दे सकता है सैडनेस में। इसके अलावा अगर हम एग्री है तो नोडिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये सारे का आता है फेशियल गेस्चर में। फुट स्टैंपिंग क्या है? वही पैर जोर जोर से धम धम पटकना, यूं वाले पैर बार बार पटकते हैं कई इंसान, वो फुट स्टैंपिंग है। या कई लोगों की आदत है वो जंपिंग करते रहते हैं, खड़े खड़े भी जंप करते हैं। फुट स्टैंपिंग में कई लोग आते होते हैं यूं करते हैं, बार बार यूं यूं करते हैं बहुत सारे लोग, ये फुट स्टैंपिंग हो सकता है, पर वो थम की आवाज आनी जरूरी है। कई तरह के हैं। फिर स्क्वेटिंग पोजीशन वाली है। कौन सी पोजीशन होती है स्क्वेटिंग? कौन सी है? अरे बालक, स्क्वेटिंग पोजीशन ली है कभी? तुम बताना, इधर वाले पहलवान। हाँ हाँ, स्क्वेटिंग पोजीशन ली है कभी? कभी नहीं? कैसे भाई, बताओ बताओ, क्या होती है स्क्वेटिंग पोजीशन? अब इतना हंस क्या रहे हो, पोजीशन ही तो है। अरे भाई, स्क्वेटिंग पोजीशन को पोजीशन ऑफ डेफिकेशन बोलते हैं। अब कोई बोले ये डेफिकेशन क्या है? अगर रोज सुबह सुबह बाथरूम में जाते हो ना, तो इंडियन टॉयलेट में जिस स्टाइल में बैठते हैं उसको स्क्वेटिंग पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वेटिंग पोजीशन। अभी इंडियन टॉयलेट कैसा है, विदेशी कैसा है? हिंदी में बोले तो उकड़ू बैठना स्क्वेटिंग पोजीशन है, और कुर्सी जैसे बैठना वाला वेस्टर्न है, विदेशी। तो तुम जो देसी में जाते हो वो स्क्वेटिंग है, विदेशी वाली चेयर वाली सिटिंग है, अलग है ना? तो या वो पोजीशन लेता हो बार बार, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का टिक्स कहलाएगा। और किसमें देते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन? एक, हाँ, जिसमें बच्चे को कपट मिलता है, किसमें है वो? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। चलो अब देखें वोकल टिक्स। वोकल में सिंपल टिक्स कैसे होंगे? तो वोकल में क्या है? रिपीटेटिव वोकलाइजेशन है। वोकलाइजेशन का मतलब साउंड से है, स्पीच से है। सिंपल वोकल टिक्स ऐसा होगा, कपिंग, बार्किंग, थ्रोट क्लियरिंग, स्निपिंग, बार बार झूठी खांसी करता है, आदत है। ऐसा गले में खराश एक्चुअल में होती नहीं है, बट कोई स्मॉल मसल्स मूवमेंट है उसके कारण उसको लगता है गले में कुछ है, तो गला क्लियर करेगा, खांसेगा, या फिर नाक से सुल सुल खींचेगा बार बार, ये स्निपिंग है। इसके अलावा बार्किंग कैसा है? बार्किंग का मतलब क्या है? बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। अब वो बार्किंग कपिंग के साथ हो सकता है, गला क्लियरिंग, थ्रोट क्लियरिंग के साथ हो सकता है, अलग तरह की आवाज आना, कुत्ते भौंकने जैसी। अगर तुमने रियल आवाज निकाल दिए। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स वोकल टिक होंगे वो देखो, कॉम्प्लेक्स वाले इको ले लिया, कोप्रो ले लिया, इको ले लिया और कोप्रो ले लिया। हम्म क्यों तुम ना हो सकते? तुमने हल्ला मचाया, लोगों को पता चल गया। बालक, कोप्रो ले लिया क्या है? हाँ वेरी गुड। बोतल नहीं लाए हो यार गिफ्ट में? हाँ बेटा, कोप्रो ले लिया का मतलब है रिपीटेशन ऑफ बैड वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ बैड वर्ड्स। देन हाँ, तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म में ब्रेन का पार्ट कौन सा अफेक्ट होगा? यूं, या एकदम ज्यादा पिया उस समय कौन सा अफेक्ट कर रहा है ऐसे? सेरिबेलम है। इनकोऑर्डिनेशन तभी तो होता है अटेक्सिया। ज्यादा पिया हुआ है, पैर लड़खड़ाएंगे। क्या है? कॉफी तो आज अलग मेलोडी नहीं है क्या? बस बेटा, मेलोडी भी है। ले लिया क्या होता है बालक? हम्म इको ले लिया है, है। वेरी गुड। कैसा है? पैरेट लाइक स्पीच। क्या है? पैरेट लाइक स्पीच इन विच रिपीटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर्स, रिपीटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर्स, दूसरों के शब्दों को बार बार रिपीट करना, जो शब्द सुनेगा उसी को रिपीट करना, क्या कहलाएगा? इको ले लिया कहलाएगा। हो गया? क्या हुआ, नहीं हुआ है? नहीं हुआ था क्या? तो क्या गुनगुना रहे हो? टोरेट सिंड्रोम क्या है? टोरेट सिंड्रोम में मल्टीपल मोटर एंड वोकल टिक्स देखेंगे, मिक्स्ड वोकल प्लस मोटर टिक्स। टोरेट सिंड्रोम किसको बोलेंगे? जिसमें मिक्स होंगे वोकल एंड मोटर। अभी तुमने देखे वोकल टिक्स कौन से हैं, मोटर कौन से हैं, यहाँ मिक्स होगा उनका। तो मिक्सअप ऑफ मल्टीपल मोटर होंगे, बट एटलीस्ट वन वोकल टिक्स होना ही होना है इसको डायग्नोस करने के लिए, और ड्यूरेशन होनी चाहिए मोर देन 1 ईयर, मोर देन ईयर। इसको दूसरा नाम हम गिलीज डेला टोरेट सिंड्रोम बोलते हैं, गिलीज डेला टोरेट सिंड्रोम। तो टोरेट सिंड्रोम जिसमें मल्टीपल मोटर टिक्स होंगे,
बट एटलीस्ट वन वोकल टिक्स, सिंपल भाषा में बोले तो मिक्स्ड मोटार एंड वोकल टिक्स देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन को हम टोरेट सिंड्रोम और गिलिस डेला टोरेट बोलेंगे। और इसको डायग्नोस करने के लिए जो टिक्स देखने को मिल रहे हैं वो एटलीस्ट 1 साल के लिए होने चाहिए। 1 साल से अगर कोई लगातार मिक्स ऑफ टिक्स है, क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट, सर्जिंग ऑफ शोल्डर्स, ऐसा मिक्स ऑफ टिक्स देखने को मिलेंगे, उसको हम टोरेट डिसऑर्डर कहेंगे या टोरेट सिंड्रोम कहेंगे। दूसरे वर्ड में बोले तो गिलीज डेला टोरेट है। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेम होता है, गेम गेम खेल, खेले हो बचपन में? क्या हुआ? क्या हुआ? गिल्ली डंडा में क्या अलग है कुछ क्या? हंस क्यों रहे हुए? गिल्ली हो गई क्या? है? समझा नहीं मैं। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया। तो मल्टीपल मोटार एंड वोकल टिक्स यानी कि मिक्स टिक्स देखने को मिलेंगे, ड्यूरेशन 1 साल होगी, और इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं गिलीज डेला टोरेट डिसऑर्डर्स। इसको मैनेज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पे क्वेश्चन आता है, तो इसके मैनेजमेंट में हम हेलोपेरिडोल कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो सेकंड ड्रग है वो है मोलिनाडोन। सेकंड ड्रग है जो मोलिनाडोन है। क्वेश्चन आता है विच एंटीसाइकोटिक इज यूज्फुल इन ट्रीटमेंट ऑफ टोरेट सिंड्रोम, ट्रीटमेंट ऑफ टोरेट सिंड्रोम। तो याद रखना है हेलोपेरिडोल और मोलिनाडोन ड्रग है जो इसको ट्रीट करने में यूजफुल है। इसके अलावा बिहेवियर साइकोथेरेपी देंगे। अब अगला टॉपिक होगा अपना मेंटल रिटार्डेशन। कौन सा? मेंटल रिटार्डेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। आईक्यू कितना है तुम लोगों का? हम्म? कितना आईक्यू है? तुम्हारा आईक्यू कितना है? 100 से अबव? 140 वाले हो ना तुम, भूल गए ना? जीनियस हो, जीनियस पे। हाँ, कोई नूर डायमंड जिनका आईक्यू 140 से ऊपर है वो जीनियस है, जीनियस। तुम सारे के सारे जीनियस हो। तो टोरेट सिंड्रोम में बाकी कुछ याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मिक्सिंग ऑफ मोटार एंड वोकल टिक्स है, जिसको गिलीज डेला टोरेट सिंड्रोम बोलते हैं, और इसको डायग्नोस करने के लिए सिम्टम 1 साल तक होने चाहिए, और इसको मैनेज करने के लिए जो ड्रग देते हैं वो हेलोपेरिडोल और मोलिनाडोन है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का क्या मतलब है भाई? कि मेंटल रिटार्डेशन वो कंडीशन है जिसमें इंसान का आईक्यू, जिसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, आईक्यू लेवल बिलो नॉर्मल होगा, बिलो नॉर्मल होगा, जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं कि सब एवरेज मेंटल, सब एवरेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सब एवरेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलेंगे। तो मेंटल रिटार्डेशन डिफाइंड एज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एसोसिएटेड विद इंपेयरमेंट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग एंड बिहेवियर। जब आईक्यू लेवल कम होगा तो जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग के लिए जो वर्क चाहिए, बिहेवियर चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, उसको इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब खेल किसका है? इंटेलिजेंस का है। अगर इंसान में इंटेलिजेंस नहीं होगी तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो इंसान डिफरेंट इसीलिए ही है कि उसमें इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है, उसमें इंटेलिजेंस का लेवल ज्यादा है, और जिसमें अगर इंटेलिजेंस का लेवल कम होगा तो फिर वो जानवर जैसा ही बिहेव करेगा। मामला सारा इंटेलिजेंस का है, समझ का है। इसलिए तुम आईक्यू बढ़ाते जाओ लगातार। बढ़ा पा रहे हो कि नहीं? नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है क्या? धीरे से आवाज आई, नहीं बढ़ रहा लग रहा। बढ़ेगा बढ़ेगा, पढ़ने से बढ़ेगा, दिमाग की एक्सरसाइज करने से बढ़ेगा। समोसे से फैट जमा होता है तो दिमाग में आईक्यू कम हो जाता है। ये कौन सा टिक था बेटा? खांस ले खांस ले। कौन सा टिक्स था? वोकल टिक्स था। तो मेंटल रिटार्डेशन जिसमें बच्चे की इंटेलिजेंस एबिलिटीज और इंटेलिजेंस फंक्शनिंग और एबिलिटी कैपेसिटी बहुत कम होगी, जिसके कारण डेली लाइफ की, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और बिहेवियर अफेक्टेड रहेगा। नॉर्मली आईक्यू कितने से ऊपर नॉर्मल माना जाएगा? हम्म? कितना होता है आईक्यू? 90 से 110 वाला नॉर्मल है। 70 से नीचे वाला मेंटल रिटार्डेड है, 70 से नीचे वाला मेंटली रिटार्डेड कहलाएगा। क्या कारण हो सकते हैं भाई? इसका कारण मेनली क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक है। तो द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज डाउन सिंड्रोम। एक नंबर पे अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन होता है, वो डाउन सिंड्रोम है। दूसरे नंबर पे जो आता नंबर वो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। दूसरा किसका है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का मतलब क्या है? कि एक्स क्रोमोसोम बहुत वीक, डेलिकेट और फ्रेजाइल होता है। इसके अलावा इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि बाई बर्थ कुछ मेटाबॉलिक एरर हो न्यूबॉर्न में, तो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया या गैलेक्टोसीमिया। अब बताओ फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया? एक अमीनो एसिड होता है फिनिल एलेनाइन। क्या होता है? फिनिल एलेनाइन के मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जिसमें एक्सेसिव कीटोन बॉडीज बन जाती है ब्रेन में। एक्सेसिव कीटोन बॉडीज न्यूरॉन्स और ब्रेन के नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और बच्चे को मेंटली रिटार्डेड कर सकती है। और दूसरा गैलेक्टोसीमिया। ये क्या है? गैलेक्टोसीमिया नाम से दिख रहा क्या है? हाई लेवल ऑफ गैलेक्टोज, हाई लेवल ऑफ गैलेक्टोज। ये भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और गैलेक्टोज से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। ये भी सेम ब्रेन के नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये बाई बर्थ इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम क्या है? हाँ, क्या टेस्ट करते हैं न्यूबॉर्न में? गोत्री टेस्ट बोलते हैं। दूसरे वर्ड में बोले तो हील प्रिक टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हील प्रिक टेस्ट। पीडियाट्रिक में पढ़ोगे ये तुम। गोत्री टेस्ट या हील प्रिक टेस्ट बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए करते हैं। इसके अलावा पेरिनेटल फैक्टर में स्टॉर्च इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब स्टॉर्च इन्फेक्शन क्या है ये तुम ही बताओगे हमको। इसके अलावा बर्थ ट्रॉमा, बर्थ इंजरी हो गई। इसके अलावा प्रीमेच्योरिटी या हाइपोक्सीमिया या कर्निक ट्रस्ट। कर्निक ट्रस्ट क्या है? हम्म?
सीवियर टाइप ऑफ जॉन्डिस है जिसमें बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाता है, वो कनिक्टस कहलाता है। इसके अलावा चाइल्डहुड की ब्रेन इन्फेक्शन लाइक क्रेटिनिज्म और लेट पॉइजनिंग। क्रेटिनिज्म क्या है? हम्म? अरे क्रेटिनिज्म क्या है? हाँ कोई सही बोल रहा है उधर कहीं है? बोलो। कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म को क्रेटिनिज्म बोलते हैं। कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म सीवियर टाइप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग है, चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जिसमें ऑटिज्म हो गया या चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया हो गया। अब तुम बताओगे मेरे को कि चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया जिसमें मेंटल रिटार्डेशन एसोसिएटेड होता है उसका नाम क्या था? लिखाया हुआ है तुमको सिजोफ्रेनिया में। जुइनल ऐसा नहीं था, जुइनल नहीं था, सिजोफ्रेनिया एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन ऐसा लिखाया हुआ है कोई एक आध होशियार बच्चा जीनियस कोई? सबके सब गधे और शत्रुमुर्गी है, एक ही बच्चे को याद नहीं है। खोलो कॉपी खोलो, सिजोफ्रेनिया ढूंढो। हम्म, लिखाया था ना, प्रॉप सिजोफ्रेनिया, पीएफ, प्रॉप बोला प्रॉप बोलो। कि सिजोफ्रेनिया एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन लिखा हुआ ही पड़ा है, बस पीला नीला सारा करा हुआ है बट याद नहीं है। एमसीक्यू भी आया था इसका, टेस्ट में डाला था सिजोफ्रेनिया का, जब टेस्ट हुआ था तो ये एमसीक्यू भी डाला था। पर तुम्हारी मेमोरी शॉर्ट टर्म है, सब गजनी हो तुम, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब बताओ तुम ये क्या है, ये भी बताया हुआ है, बताओ ये क्या है? हम्म? ऐसे क्या होगा? सिफिलिस होगा, टी से, ये टी टी ओ है एक साथ है, आर से, सी से साइटोमेगालो वायरस, और एच से हर्पीज सिंप्लेक्स। हर्पीज सिंप्लेक्स दो तरीके की होती है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट को हम हम्म क्या, ग्रेप, हाँ टाइप फर्स्ट को ओरल हर्पीज बोलते हैं, टाइप सेकंड को वेजाइनल हर्पीज बोलते हैं, जेनेटल हर्पीज बोलते हैं, कोल्ड सोर भी बोलते हैं टाइप फर्स्ट को। पढ़ते नहीं हो भाई, तुम्हारी हालात बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा नाजुक। ये नाजुकता का पता आज चल गया जब तुमको पूछा कि सिजोफ्रेनिया एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन। तो इस पूरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको याद हो। क्या करते हो भैया, नाम कैसा भी हो याद करना है, नाम चाहे कैसा भी हो याद तो करना होगा। पर तुमने किया नहीं, किया था? अगर किया था तो कहां चला गया? बहुत जल्दी डाल दिया अनगोइंग सेशन भाई बढ़ाओ उसको बढ़ाओ, कचरा निकालो बेटा, डिलीट करो, फालतू की जो रीलें भरी पड़ी हैं, उनको डिलीट करो, जगह बनाओ। आगे पढ़ते जा रहे हो, साइकेट्रिक पूरी होने को आई है, दो ही क्लास बची है, सिजोफ्रेनिया याद नहीं है। क्या निहाल करोगे तुम हमको, लग नहीं रहा, करोगे कुछ? हम्म? बड़ी बेटा इतनी कब खाऊंगा मैं, तीन तीन कब खाऊंगा? हो गया अब लिखे। तो कॉलेज में वो सारी चीजें याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, और सेकंड मोस्ट कॉमन है जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जिसमें एक्स क्रोमोसोम बहुत वीक, डेलिकेट और फ्रेजाइल होगा। दूसरा कॉज में आपको देखना है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें फिनाइलकेटोनुरिया और गैलेक्टोसीमिया है। फिनाइलकेटोनुरिया में फिनिलएलैनिन अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा पेरिनेटल में स्टोज इन्फेक्शन हो गया, बर्थ ट्रॉमा हो गया, या प्रीमेच्योरिटी हो गई, हाइपोक्सिया हो गया, कनिक्टस और क्रेटिनिज्म, लेड पॉइजनिंग, ये सारे फैक्टर्स होंगे। और चाइल्डहुड डिसऑर्डर लाइक ऑटिज्म या सिजोफ्रेनिया। इसके अलावा सोशो कल्चरल फैक्टर में लैक ऑफ स्टिमुलेशन, लैक ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? लैक ऑफ स्टिमुलेशन टू चाइल्ड, नेग्लेक्टेड चाइल्ड। नेग्लेक्टेड चाइल्ड क्या होता है? बच्चा पैदा होते या तो पेरेंट्स ने छोड़ दिया उसको, फेंक दिया झाड़ियों में, या फिर सेपरेट हो गए हो, चले गए हो, तो बच्चे का ग्रोथ हुआ ही नहीं। ग्रोथ कैसे होगा? स्टिमुलेशन से होगा। बच्चे को लाड़ प्यार सब चाहिए ना, केयर, तो साइकोलॉजिकल और इंटेलिजेंस और फिजिकल सब ग्रोथ होती है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ये भी एक कॉज है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की, तो लेवल ऑफ आईक्यू क्या क्या हो सकता है? तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड होते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड किसको कहेंगे? जिसमें आईक्यू लेवल 50 टू 70 हो, 50 टू 70 हो। मॉडरेट वाला 35 से 50 बोलो, सीवियर वाला 20 से 35 है, और प्रोफाउंड वाला यानी कि वेरी सीवियर और एक्सट्रीम बोलो, जिसमें लेस देन 20 होगा। आईक्यू कितना होगा? लेस देन 20। तो सीधी सी बात है, मेंटल रिटार्डेशन उस चाइल्ड को कहा जाएगा जिसका आईक्यू लेवल 70 से बिलो होगा। कितना? 70 से बिलो वाले को हम मेंटल रिटार्डेड बोलेंगे। बातें ना करो रे। तो माइल्ड वाले का आईक्यू लेवल 50 टू 70 होगा, मॉडरेट का 35 से 50, सीवियर का 20 से 35, और जो प्रोफाउंड है उसका आईक्यू कितना होगा? लेस देन 20। मेंटल रिटार्डेशन को अदर नेम में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? हैं?
अदर नेम पूछ रहा हूँ मैं मेंटल रिटार्डेशन का है। हाँ, मेंटली चैलेंज पुराना वर्ड है, नया वर्ड क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। न्यू वर्ड क्या है इसके लिए? न्यू वर्ड क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है यार, लिख लो। न्यू वर्ड अभी इसके लिए है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। हो गया? तो यार के लिए याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है। अब इतना सिंपल सी चीज है, एक नंबर गलत करके आ जाओगे वहां। बिलो 70 मेंटल रिटार्डेशन है। माइल्ड कौन है? जिसका आईक्यू 50 से 70 होगा। मॉडरेट कौन होगा? जिसका आईक्यू लेवल 35 से 50 होगा। सीवियर कौन होगा? 20 से 35 वाला होगा। और प्रोफाउंड यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है वो लेस देन 20 वाला कहलाएगा। इसके अलावा आईक्यू के लेवल एक इडियट किसको कहते हैं? एक और क्लासिफिकेशन है, इडियट, इम्बेसाइल और मोरॉन। इडियट, इम्बेसाइल और मोरॉन। तो इडियट किसको कहेंगे? जिसका आईक्यू लेवल 0 से 25 होगा। इम्बेसाइल किसको कहेंगे? जिसका आईक्यू लेवल 26 से 50 होगा। और मोरॉन किसको कहेंगे? जिसका आईक्यू लेवल 51 से 70 होगा। इसको क्या कहेंगे? मोरॉन। याद रखना है ये तीनों भी। तो इडियट किसी को बोलना नहीं, ऐसे बोलते ना आम बोलचाल की भाषा में, इडियट ऐसे नहीं बोल सकते आप। लॉ है उसके लिए कि इडियट किसी को नहीं बोला जा सकता। कहा हुआ भाई। इसके अलावा बॉर्डर लाइन किसको कहेंगे? ये एमसीक्यू बहुत बार आता है, इसमें दो बड़ी बात है। बॉर्डर लाइन में याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में रेंज 20 का गैप का दे रखा हो, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में 70 टू 90 है, या 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 80 टू 90 है, और 70 से 81 नहीं है, ये क्लासिफिकेशन में हटा देते हैं, तो सीधा 70 टू 90 वाला बॉर्डर लाइन कहलाएगा। तो 70 टू 90 वाला क्या कहलाएगा? बॉर्डर लाइन। अगर 20 के गैप से ऑप्शन है तो आपको करना है बॉर्डर लाइन का कितना? 71 से 80। बॉर्डर लाइन है ना सीधा, क्योंकि 70 तक, 70 से नीचे वाले को मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे, तो 70 से जस्ट ऊपर वाला क्या है? बॉर्डर लाइन है। ऊपर वाला क्या होगा? बॉर्डर लाइन है। तो ऐसे याद रखना है जरूर। तो बॉर्डर लाइन में ऑप्शन में अगर सिर्फ यही है 71 से 80, तो कर देना है बॉर्डर लाइन। अगर ये 20 वाला भी है, 70 टू 90 है, तो भी आपको बॉर्डर लाइन करना है। इसके अलावा नॉर्मल ये आया था, इसका वर्ड अलग लिखा था, नॉर्मल नहीं लिखे, क्या लिखा था? ये प्री, ये प्री में आया था, क्या लिखा था? नॉर्मल की जगह कुछ और लिखा था, क्या लिखा था? क्या लिखा था? वर्ड कुछ और होगा। तो नॉर्मल आईक्यू लेवल आपको याद रखना है 90 या 91 से 110 होता है। 91 से 110 याद रखना है। सुपीरियर कौन हुआ? तो 100, तो 111 से 120 वाला सुपीरियर कहलाएगा। वही वेरी सुपीरियर, इसको 121 से 140 है, और 140 है, और 140 से ऊपर वाला जीनियस है। जीनियस वो वो सब तुम हो, इस कैटेगरी के लोग। हम्म? क्यों जीनियस नहीं है? डिस्कस ना करो रे, जीनियस हो। तो इसमें आपको बॉर्डर लाइन वाला जरूर याद रखना है, नॉर्मल वाला जरूर याद रखना है। बॉर्डर लाइन नॉर्मल याद रखने का। तो बॉर्डर लाइन या तो 70 से 80 बोल लो, या 70 से 90 बोल लो, वो बॉर्डर लाइन कहलाएगा। इडियट, इम्बेसाइल और मोरॉन, ये तीन अलग कैटेगरी मेंटली रिटार्डेड के अंदर आएगी। ये कैटेगरी मेंटल रिटार्डेशन का एक और क्लासिफिकेशन मान लो इसको, क्योंकि ये बिलो 70 वाला क्लासिफिकेशन है। बिलो 70 आईक्यू वाले कोई मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, और उसी का क्लासिफिकेशन है। 0 से 25 वाला इडियट है, 25 से 50 वाला इम्बेसाइल है, और 50 से 70 वाला मोरॉन है। और क्या हुआ तुम दोनों को? अरे बेटा कुछ कहना चाह रही हो? माइक दो उधर। क्या हुआ, ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हो? क्या हिंदी मीनिंग देख लिया क्या इसका? अरे फोन में हिंदी में मीनिंग देख लिया क्या फोन चला के? तो क्यों हंस रही इतना? ठीक है, हो गया। तो आई क्यू लेवल याद रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे? करने हैं भाई। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो माइल्ड वाले को हम बोलेंगे क्या? ये क्वेश्चन आता है। माइल्ड वाले को क्या कहते हैं? माइल्ड वाले को एजुकेबल कहेंगे। एजुकेबल का आईक्यू लेवल तुमको पता है, 50 से 70 मानो, या 50 से 69 मानो। इसकी जो मेंटल एज होगी वो कितनी होगी? 9 से 12 साल की होगी। ये मेंटल एज 9 से 12 साल का मतलब क्या हुआ है? चाहे ये बच्चा 20 साल का हो गया, उसके बावजूद इसका दिमाग 9 से 12 साल के बच्चे जितना ही है।
ये मेंटल एज कहलाती है। ये एज अप्रोप्रिएट सर्टेन टास्क और आईक्यू टेस्टिंग से पता करते हैं मेंटल एज। एज अप्रोप्रिएट टास्क देंगे, एज अप्रोप्रिएट काम देंगे, अगर वो कर पा रहा है उस हिसाब से उसकी मेंटल एज निकाली जाएगी कि बच्चा 20 साल हो गया पर दिमाग इसका इतना ही ग्रो करेगा 9 से 12 साल तक का। इसके अलावा छठी क्लास तक पढ़ पाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। स्कूलिंग अप टू 6th क्लास, क्योंकि इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इतनी है, दिमाग 12 साल के बच्चे जितना ही है, तो स्कूलिंग इतना ही पढ़ पाएगा। इसके अलावा क्या कर सकता है, तो इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकता है, कैन वर्क अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क। ये इंसान जिंदगी बिता सकता है इंडिपेंडेंटली, हल्का फुल्का काम करके जिंदगी बिता सकता है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन पूछा जाए तो भी वो कौन सा है, माइल्ड है, मोस्ट कॉमन टाइप। तो मोस्ट कॉमन टाइप में भी माइल्ड वाला ही है, ये लिखा हुआ है कॉमनेस टाइप, फालतू मेहनत करी मैंने। तो कॉमनेस टाइप 80 से 85% केसेस माइल्डली मेंटली रिटार्डेड होते हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को हम एजुकेबल बोलते हैं। इसकी जो मेंटल एज होगी वो 9 से 12 साल के बच्चे जितना ही दिमाग होगा। 6th स्टैंडर्ड तक एकेडमिक में परफॉर्म कर सकता है, या स्कूलिंग अप टू 6th स्टैंडर्ड तक हो सकती है। और ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल कर सकता है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड टास्क परफॉर्म कर सकता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन उसको कहेंगे जिसका आईक्यू लेवल 70 से बिलो होगा। इसका न्यू नेम कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बोल सकते हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। पुराना नाम मेंटली हैंडीकैप था, पुराना नाम क्या था, मेंटल हैंडीकैप। इसका क्लासिफिकेशन में याद रखना है, इडियट, इम्बेसाइल और मोरॉन भी याद रखना है। इडियट का आईक्यू लेवल 0 से 25 है, इम्बेसाइल का आईक्यू लेवल 25 से 50 है, और मोरॉन का आईक्यू लेवल 50 से 70 कहलाता है। नॉर्मल आईक्यू लेवल 90 से 110 कहलाएगा। बॉर्डर लाइन आपको याद रखना है, 70 से 80 बोलो या 70 से 90 बोलना है। और अबव 140 वाला जीनियस कहलाता है। हो गया। कौन गीत गा रहा है आत्माराम? समझ नहीं आ रहे हो क्या बोल रहे हो गया। मॉडरेट वाले का क्या हालात है देखो। मॉडरेट वाले को कहते हैं ट्रेनेबल, क्या कहेंगे, ट्रेनेबल। और इसका आईक्यू 35 से 50 बोलो या 35 से 49 बोलो। इसकी मेंटल एज कितनी होगी भाई साहब, 6 से 8 साल। कितना ही उम्र का हो जाए दिमाग, 6 से 8 साल के बच्चे जितना ही होगा। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज 6 to 8 ईयर वाले साइड जितना ही ग्रो कर पाएगा। एकेडमिक और स्कूलिंग ये सेकंड क्लास तक पढ़ पाएगा, ओनली सेकंड क्लास तक जा पाएगा। इसके आगे का इसके बस की बात नहीं, क्योंकि दिमाग बहुत कम है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज नहीं है। नीड्स सपोर्ट्स फॉर लिविंग, कैन वर्क अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क कर सकता है, बेसिक सिंपल टास्क कर सकता है। और इसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आईक्यू लेवल कैसा है, दिमाग कैसा है। जिसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, या कोई हल्का फुल्का ट्रेनिंग के बाद कुछ सीख सकता है, इसलिए इसका नाम ट्रेनेबल रखा हुआ है। बेसिक वर्क कर सकता है, बट सपोर्ट और सुपरविजन के अंदर कर पाएगा। माइल्ड वाला 6 क्लास तक पढ़ रहा था, मॉडरेट वाला सेकंड क्लास तक पढ़ रहा है। माइल्ड वाले का मेंटल एज 9 से 12 ईयर तक का था, मॉडरेट वाले का 6 to 8 ईयर तक का है। ये सेकंड क्लास तक ही पढ़ पाएगा। माइल्ड वाले को हम एजुकेबल बोलते हैं, मॉडरेट वाले को ट्रेनेबल कहेंगे, मॉडरेट वाला ट्रेनेबल कहलाएगा। हो गया, अरे हो गया। सीवियर वाला डिपेंडेंट कहलाएगा, और सीवियर वाले का आईक्यू लेवल 20 से 35 बोलो या 20 से 34 बोलो, ये है डिपेंडेंट। इसकी मेंटल एज 3 to 6 ईयर के बच्चे जितनी होगी ये पढ़। दिखाओ कभी राउंड वाली स्पीड भाई, तो क्या पीछे से भी आ सकते हो। अच्छा ताली कौन बजाएगा फिर। ठीक है, तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन का आईक्यू लेवल 20 से 34 होगा, 3 से 6 साल का मेंटल एज होगी, स्कूलिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा नीड्स अटेंशन फॉर लिविंग, कैन वर्क सिंपल टास्क अंडर सुपरविजन। ये हमेशा अंडर सुपरविजन में ही चाहिए, जिंदगी जीने के लिए अंडर सुपरविजन रखना होगा। कोई बेसिक लाइफ के डेली वर्क कर सकता है, बाकी कुछ ऑक्यूपेशनल वर्क और अदर वर्क कुछ नहीं कर पाएगा।
जैसे खाना खुद खाना सीख सकता है ये। इसके बाद आता है आपका प्रोफाउंड। प्रोफाउंड को बोलते हैं कस्टोडियल। क्या बोलेंगे? कस्टोडियल। और इसका आईक्यू बिल्कुल कम है भाई, लेस देन 20 है। और इसका दिमाग 3 साल के बच्चे जितना ही है। नो फॉर्मल एजुकेशन, नीड कंटिन्यू सपोर्ट एंड सुपरविजन फॉर लिविंग। जिंदा रहने के लिए डेली एक्टिविटी से लेके सब कुछ करके ही देना होगा। कांस्टेंट सपोर्ट एंड सुपरविजन चाहिए, क्योंकि 3 साल का बच्चा क्या ही कर पाता है। तो चारों क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन जिसका आईक्यू लेवल 50 से 70 होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेबल बोलेंगे। मेंटल एज 9 से 12 साल की होगी, 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ सकता है। फिर आता है मॉडरेट। मॉडरेट वाले को हम ट्रेनेबल कहेंगे, और इसकी मेंटल एज 6 टू 8 ईयर की होगी, और ये सेकंड क्लास तक एकेडमिक और स्कूलिंग कर सकता है। और फिर आता है आपका सीवियर। सीवियर वाले को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट कहेंगे। और इसकी मेंटल एज कितनी है? 3 टू 6 ईयर की एज है, नो फॉर्मल एजुकेशन और स्कूलिंग है। फिर आता है आपका ये प्रोफाउंड वाला, आईक्यू बहुत कम हो चुका है, लेस देन 20 है, और ये जिंदगी जीने के लिए कांस्टेंट सपोर्ट एंड सुपरविजन चाहिए। और इसकी जो मेंटल एज है वो लेस देन 3 ईयर ऑफ एज है, लेस देन 3 ईयर ऑफ एज। हो गया? चले आगे। तो चारों क्लासिफिकेशन याद रह जाएंगे? नहीं रहेंगे? तो इंटेलिजेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आईक्यू लेवल से करना है। आईक्यू लेवल का फॉर्मूला आपको याद है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, जिसमें मेंटल एज सर्टेन एज अप्रोप्रिएट टास्क डिसाइड होगी। कैसे डिसाइड होगी? डिसाइडेड बाय सर्टेन एज अप्रोप्रिएट टास्क, एज अप्रोप्रिएट टास्क एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। वही क्रोनोलॉजिकल एज इज एक्चुअल एज। एक्चुअल एज। कैसे निकालोगे? गिनती आती है क्या? जोड़ बाकी गुणा भाग आता है तुमको? मैथ्स आती होगी, क्योंकि आजकल मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो निकालो, निकाल के बताओ आंसर। सपोज करो एक पेशेंट की मेंटल एज 10 ईयर है। मेंटल एज 10 ईयर है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब एक्चुअल एज उसकी 20 कितनी है? 20। ये तो बड़ी सिंपल है। आईक्यू कितना आया? कितना आ गया? 50 आ गया आईक्यू। तो 50 वाला कौन सा टाइप का मेंटल रिटार्डेड है? मॉडरेट टाइप का मेंटल रिटार्डेशन है। तो आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसमें मेंटल एज डिसाइडेड बाय सर्टेन एज अप्रोप्रिएट टास्क एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, व्हाइल क्रोनोलॉजिकल एज इज द एक्चुअल एज ऑफ चाइल्ड। एक्चुअल एज ऑफ चाइल्ड। हो गया क्या? कौन सा राइटिंग अच्छी नहीं लगी? अप्रोप्रिएट, ये टास्क, TASK। हो गया? एक्चुअल एज, क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल एज कहलाएगी। 3 बार बोला उसके बावजूद यही झांकोगे बे। अब कॉमन इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम याद रखने हैं कि कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम है, कुपमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन है, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट स्केल है, यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट स्केल है, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंट स्केल है, वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन है, वुडकुक जॉनसन टेस्ट फॉर कॉग्निटिव एबिलिटीज है, और भाटिया बैटरी टेस्ट है। ये देखो भाटिया बैटरीज, ऐसा लगा गाड़ी वाली बैटरियों की दुकान है। क्वेश्चन आया भाई, भाटिया बैटरी इज रिलेटेड टू, हाँ भाटिया बैटरी इज रिलेटेड टू, तो भाटिया बैटरी इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंट टेस्ट। सिंपल नाम याद रखने हैं इनके। फेमस टेस्ट स्टैनफोर्ड बिनेट है, वेस्लर है, और भाटिया बैटरी है। दूसरा नाम क्या है मेंटल रिटार्डेशन का? हाँ, मैंने तो अभी बताया था, अभी आप बताओगे।
हाँ पहले हंस लो फिर बता लो, मैं भी हंस लेता हूँ, हाँ हाँ हाँ। अब बताओ। हैं? हाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। हो गए? नहीं हुए? इम्बेसाइल का आईक्यू लेवल कितना है बेटा? तुम। हम्म। बालिका हाँ बता। अब बता बेटा, तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, एकदम सीधा देख रहा हूँ मैं यूं। तुम्हारे पीछे वाले, तुम्हारे पीछे वाली यार, हाँ। जोर से बोलो। 52। इम्बेसाइल का। ना ना ना। 0 से 25 वाला क्या कहलाता है? हैं? इडियट कहलाता है। 25 से 50 वाला इम्बेसाइल है, 50 से 70 वाला मोरॉन है। हो गया? प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं बेटा? सब नीचे देख लग जाते हैं। क्या बोलते हैं प्रोफाउंड को? प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन आल्सो नोन एज। अबे क्या हुआ, तोते क्यों उड़ गए? अरे कस्टोडियल कहलाते हैं। तुम बताओगी मॉडरेट वाले को क्या कहेंगे? ये उबासी लेने की सजा है, बोलो। इसीलिए उबासी आ रही बेटा, ध्यान ही नहीं है ना, याद कर रही है, उबासी आएगा क्या? क्या मेंटल रिटार्डेशन है? माइल्ड वाला क्या कहलाता है? एजुकेबल कहलाता है, क्योंकि वो स्केल जा रहा है, एटलीस्ट 30 क्लास तक पढ़ पा रहा है। मॉडरेट वाला टर्नेबल है, दिमाग और कम होता जा रहा है, उसका आईक्यू लेवल कितना होगा? मॉडरेट वाले का कितना होगा? 35 से 50, और उसको बोलते हैं टर्नेबल। फिर आता है सीवियर, उसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट, आईक्यू लेवल 20 से 35। फिर आता है कस्टोडियल, लेस देन 20। बॉर्डर लाइन किसको कहते हैं बेटा, तुम बताओ। हाँ पिलर के पास, पिलर के पास। हाँ बालिके बता, बॉर्डर लाइन का आईक्यू लेवल बोलो। है? बोल ही नहीं रही। हाँ मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, एक बार मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ये क्योरेबल नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल स्कूलिंग में करना है, स्पेशल ट्रेनिंग करना है, आईक्यू के लेवल के हिसाब से ट्रेन करना है। प्रिवेंशन किए जा सकते हैं, तो आईक्यू लेवल में प्राइमरी प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना होगा? अगर मेंटल रिटार्डेशन को, एक फटाके का नाम क्या है? रॉकेट है ये। आवाज वाला। अच्छा पहले साइलेंट आता था, आवाज वाला आता है, बजा नहीं, बहुत दिन हो गए, साल हो गए कई। प्राइमरी प्रिवेंशन, इंप्रूवमेंट इन कैसे कर सकते हो भाई? ये मेंटल रिटार्डेशन के प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करना है हमको कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाना है, जिससे माल न्यूट्रिशन और पेरिनेटल फैक्टर को रिमूव किया जा सके। गरीबी हटाना है। सब कमी किसकी? पैसे की ही दिक्कत है। पैसा नहीं है तो माल नरिश होंगे, खाने को चीजें नहीं है, न्यूट्रिशियस चीजें कहां से लाएगी? आटा ही नहीं मिल रहा है, नॉर्मल रोटी का आटा नहीं मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन कहां से आएगा? इसलिए गरीबी हटाना है, जिससे माल न्यूट्रिशन इंप्रूव हो। पेरिनेटल फैक्टर्स को इंप्रूव करना है। पेरिनेटल फैक्टर्स में क्या है? एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ये सारे फैक्टर्स को मिनिमाइज कराना है। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करना है बच्चे को, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद ही है तुमको सबको। इसके अलावा हाई रिस्क पेरेंट्स को जेनेटिक काउंसलिंग करनी है। कौन है हाई रिस्क पेरेंट? हाई रिस्क पेरेंट्स कौन है? अरे ये कौन होते हैं? कौन लोग है ये? अरे ये कौन से पेरेंट है जो हाई रिस्क है? हैं? किसी को नहीं पता है हाई रिस्क पेरेंट्स कैसे है मतलब? हाँ एडवांस मैटरनल एज। सबसे पहला एडवांस मैटरनल एज। पहले से पढ़ाई करी, या फिर शादी करूंगी तो टोना बाबू से ही करूंगी। अब टोना बाबू के इंतजार में 7 10 10 साल निकाल डाले। अब वो टोना बाबू 8 7 8 साल तो उसने भी इंतजार किया, 8 साल वो भी भाग गया, उसने दूसरे से शादी कर ली। अब 2 साल एडजस्ट करने में निकल गए, रिश्ता ढूंढने में निकल गए, 35 के बाद शादी हुई। तो एज के साथ साथ बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो हमेशा रिस्क रहती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की। इसलिए तुम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के नौकरी लग जाओ, शादी कर लो और बच्चे कर लो, इस रिस्क में आने से पहले पहले। अरे बेटा जरूरी है, बच्चे जल्दी होना जरूरी है। अदरवाइज पता चला तुम तो रिटायर हो रहे हो, तुम्हारा बच्चा 3rd क्लास में पढ़ रहा है। लेट शादी का एक और नुकसान, तुम तो हो गए 60 साल के, रिटायर होने वाले हो, तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तीसरी में। अब सोचो क्या हाल होंगे तुम्हारे आगे आगे। तो इसलिए जल्दी शादी करके बच्चे करना और फ्री हो जाना बहुत जरूरी है। आप बूढ़े ना हो उससे पहले बच्चे की शादी लायक हो जाए, टेंशन कम रहती है उसमें। हम्म, तो जेनेटिक काउंसलिंग करनी है हाई रिस्क वालों की। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब है कंप्लीट स्क्रीनिंग और एग्जामिनेशन करने हैं। अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मेटरनल एज एडवांस है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, तो उनका क्या करना है? कंप्लीट स्क्रीनिंग करना है। अगर बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज दिख रही है, तो अगर टाइमली डायग्नोस होगा तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है, क्योंकि डिफेक्टेड बेबीज को दुनिया में लाके बच्चा भी कुछ नहीं कर पाएगा और पेरेंट्स भी जिंदगी भर दुख पाते हैं। इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है कि जिसमें भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, साथ में कार्डियक एबनॉर्मलिटीज अगर जैसे बच्चे हो, तो उनकी डिलीवरी और बर्थ नहीं करना है। वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही बेस्ट रहता है, वरना पूरी लाइफ बच्चा भी सफर करेगा, बच्चे के साथ पूरी फैमिली भी सफर करती है। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी में क्या होगा? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज है। अर्ली डायग्नोसिस हर चीज का बेस्ट रहता है, जिससे डिजीज आगे प्रोसीड नहीं होती, उस स्टेज तक नहीं जाती, और डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यही वैसे ही हमको मेंटल रिटार्डेशन का अर्ली रिकॉग्निशन जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हैंडीकैप इन सेंसरी मोटर और बिहेवियर प्रॉब्लम विद अर्ली रिमीडियल मेजर एंड ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी में अगर सेंसरी प्रॉब्लम हो, किसी को मोटर प्रॉब्लम हो, या कोई बिहेवियर प्रॉब्लम हो, उसको अर्ली डायग्नोस करके ट्रीट करना है। सेंसरी हैंडीकैप का मतलब क्या है? बोलो बोलो।
अरे सेंसरी हैंडीकैप का मतलब है सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन के थ्रू कोई गूंगा बहरा हो सकता है, अंधा हो सकता है, गूंगा बहरा अंधे का इलाज टाइमली करना है, अगर जल्दी पता लग जाए तो अर्लियर स्टेज में जितना जल्दी पता चलेगा उतना बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। डिस्टर्ब कर रही तुमको? तुम साजिश समझ नहीं रही हो, कैसी हो दीदी वाला मामला है, समझ जाओ, क्योंकि खुद के तो लिखा हुआ है, तुमको नहीं लिखने देंगे। अरे बेटा सो गया क्या बालक, सो गया? बोतल सोई है ना? अगली बात तुम सोओगे, अब की बोतल सोई है। हो गया? नहीं? हैप्पी जर्नी बेटा, हैप्पी दीपावली। मैं क्या, हैप्पी जर्नी बोलो, हैप्पी दीपावली बोलो, ताली क्या बजा रहे हो? आजकल ताली वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तुम ऐसे मत करो, हर जगह देखने को मिल रहे हैं। तुम ज्यादा ताली ना बजाओ। नर्सरी प्रिवेंशन में हमको क्या देखने को मिलेगा? अरे तुम्हारे मन में सस्पेंस आ रहा होगा, कहाँ चली गई वो थैला उठा के, तो है ना घर जा रही है अभी आज इसलिए। टर्सरी प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन करना है, वोकेशनल फिजिकल एंड सोशल एरियाज में रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब होगा? है रिकवरी करनी है। हम्म, वापस पूरा तो नहीं आएगा, बट अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है तो उसकी मेंटल एबिलिटी के अनुसार उसको ट्रेन करना है, चाहे वो वोकेशन में हो, फिजिकल एक्टिविटीज में हो या सोशल एरियाज में हो, उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से मेंटली रिटार्डेड बच्चे को ट्रेन करना है। एक होता है कंटिजेंसी मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट और मेंटली रिटार्डेशन, ऐसा आता है। तो ये कंटिजेंसी मैनेजमेंट क्या है? कंटिजेंसी मैनेजमेंट का मतलब यही है कि डिजायर्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड देयर, अनडिजायर्ड बिहेवियर आर पनिश्ड। यहाँ इसके लिए आपको बताया था कि मेंटल रिटार्डेशन के लिए वो कौन सी थेरेपी अच्छी होती है? अरे रेस्पॉन्स शेपिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स शेपिंग। जैसे मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा है, प्रोफाउंड वाला है, खुद से खाना खाना भी नहीं जानता है, आधा गिराता है आधा खा पाता है। अगर बच्चा ट्राई कर रहा है खुद से खाने की, तो आपको क्लैप करना है, चॉकलेट देनी है, उसको मोटिवेट करना है, उसको रेस्पॉन्स शेपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स शेपिंग। तो रेस्पॉन्स शेपिंग एंड कंटिजेंसी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो हमको उसको मोटिवेट करना है। क्या करना है? मोटिवेट करना है, जिसको रेस्पॉन्स शेपिंग बोलते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन में सिंपल सा टॉपिक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कहलाता है। आईक्यू लेवल बिलो 70 है, वो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरीज में आएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड है। माइल्ड वाला क्या है? एजुकेबल है। मॉडरेट वाला ट्रेनेबल है। और सीवियर वाला डिपेंडेंट है। प्रोफाउंड वाला कस्टोडियल है। माइल्ड वाले का आईक्यू 50 से 70 होगा, वहीं मॉडरेट वाले का आईक्यू 35 से 50 होगा, सीवियर वाले का आईक्यू 20 से 35 और प्रोफाउंड वाले का आईक्यू लेस देन 20 होगा। मेंटल एज की बात करें तो मेंटल एज माइल्ड वाले की 9 से 12 साल होगी, मॉडरेट वाले की 6 से 8 साल होगी, वहीं सीवियर वाले की 3 to 6 ईयर होगी और प्रोफाउंड वाले की बिलो 3 ईयर होगी, बिलो 3 ईयर होगी। ठीक है, ये सब याद रखने ही। कुछ रूल्स रेगुलेशंस है मेंटली रिटार्डेड से रिगार्डिंग, कुछ कानून है, कानून जिसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। 1995 का लेजिस्लेशन क्या बोलता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था इसका नाम, ये 1995 आया। इनका एक्ट आया, इनके लिए, इनके राइट्स की रक्षा करने के लिए एक्ट क्या आया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया? 1995 में आया। दिस एक्ट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर। इस एक्ट में क्या था कि अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी वाला है तो उसका एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, वेलफेयर हो, उन सब की गाइडलाइंस थी, उन सब की गाइडलाइंस का डिस्क्रिप्शन 95 वाले एक्ट में था। इसके बाद 99 में इस एक्ट का दूसरा नाम आया, एक और एक्ट आया, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया। क्या नाम है वो? नेशनल ट्रस्ट एक्ट। और यहाँ क्या इसका पर्पज क्या है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कुछ नहीं है पर्पज इसका, कि came into force with purpose to involve parents of mentally challenged person and voluntary organization in setting up private and facility for government funding। गवर्नमेंट और एनजीओ के कॉम्बिनेशन से मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स के लिए ऐसे होम्स और स्कूल्स का अरेंजमेंट करना, उसका जो एक्ट था वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट का काम क्या होता है? दूसरों की हेल्प करना। तो ये एक्ट भी मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए स्पेशल होम, स्पेशल स्कूलिंग को सेटअप करने के लिए, मेंटली रिटार्डेड के चाइल्ड के बच्चों को, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हुए, गवर्नमेंट फंड को इन्वॉल्व करते हुए, एनजीओ को इन्वॉल्व करते हुए, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के वेलफेयर के लिए स्कूलिंग और होम्स का अरेंजमेंट करना, उस एक्ट का नाम था नेशनल ट्रस्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इसके बाद एक और एक्ट जो मॉडिफाई किया है रिसेंटली 2016 में, मॉडिफिकेशन इन द एक्ट एंड इंक्लूडेड राइट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यही डिसेबिलिटी एक्ट में इसका मॉडिफिकेशन किया है 2016 में, और उसमें ऐड किया है राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। जैसे नॉर्मल इंसान के अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वैसे ही मेंटली रिटार्ड के भी राइट्स है। उसकी आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उसको ऑक्यूपेशन, उसकी एजुकेशन, सबका राइट्स है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का पॉइंट डाला गया है कि उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो तीन कानून है, डिसेबिलिटी एक्ट है,
ट्रस्ट एक्ट है, और 2016 में जो मॉडिफिकेशन किया है वो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के राइट्स को रिजर्व करने के लिए किया है। इसी बात पे याद आया कि मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ भाई, तुम बताओगी बालिका? मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 87 में आया, शाबाश। उसका रिवीजन कब हुआ? 2017। क्या नाम रखा 17 वाले एक्ट का? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, वेरी गुड। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट नाम रखा है। उसमें तीन चार चीजें बैन की है। क्या क्या बैन की? एक तो ईसीटी विदाउट एनेस्थीसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट किया, माइनर को ईसीटी नहीं देंगे, रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे, इसके अलावा स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, इसके अलावा सुसाइड क्रिमिनल एक्ट नहीं है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड भी, और वो एक्ट पे भी फोकस उसका कैसा है कि मेंटली इल पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक्ट, मेंटली इल पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक्ट है। क्या हुआ राहुल? अच्छा ना, अच्छा अंडरलाइन कर ले भाई। इंडेक्स, इंडेक्स बनाई है साथ में लड़की ने। डिजाउ क्या होता है? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। डिजाउ है, कौन आया? हाँ देखा देखा सा लग रहा है। डिजाउ, फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी विद अनफेमिलियर सिचुएशन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज नोन एज डिजाउ। सब नजरें चुराने लगे, एक भी नहीं बोला, मैं इधर गया पीछे तक, पीछे तक जाके आया मैं। पढ़ लो रे भाई, नहीं तो बताया था ना तुमको, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, एक लास्ट साल है उसके बाद शादी करवा देंगे तुम्हारी। अब करना है तो कर लो वरना शादी। हो तो शादीशुदा है उनको भी बुलाया, ये 6 से 8 महीने हैं तुम्हारे पास, तो आ जाओ इधर घर संभालो। इसलिए मेहनत करो ज्यादा। एक स्ट्रिक्ट डाइट शेड्यूल बनाओ रे तुम लोग, ऐसे ही गधों की तरह मत पढ़ो, शेड्यूल बना के पढ़ो। साइकेट्रिक, बाकी तो सब आ रहा है, बाकी सब आ रहा है ना, जैसे कि अच्छा पूछू ना मैं? हाँ, ओबीजी आ रही है, पूछू, पूछू। हाँ स्टार्टिंग ही पूछूंगा ना, कहाँ तक हुआ है? प्लेसेंटा शुरू हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस क्या होता है? ये नहीं हुआ? क्यों स्टार्टिंग में पेल्विस नहीं पढ़ाएगा? अच्छा ये नहीं पढ़ाया, और पूछ लेते हैं। तो मना कर दिया, देखो मत पूछो मत पूछो। बेटा साइकेट्रिक से इजी और साइकेट्रिक से छोटा सब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर आपको मीनिंग आता है, अगर आपको मीनिंग आता है वर्ड्स का, तो साइकेट्रिक में कुछ है ही नहीं। कितनी बेसिक चीज है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी है। अब जैसे आप ओबीजी में देख लो, कितने हार्मोनल होता है, इधर का हार्मोन किधर जा रहा है, किधर का किधर क्या कर रहा है, किधर का ऑर्गन कितना किधर क्या कर रहा है पता नहीं है। तो ऐसे साइकेट्रिक में कुछ है ही नहीं, दो चार न्यूरो ट्रांसमीटर ऊपर नीचे करने, इसके अलावा कुछ नहीं है। लर्निंग डिफिकल्टीज वाले छोटे छोटे वर्ड है, दो चार। डिसलेक्सिया, कौन सी मूवी में इसका कैरेक्टर था डिसलेक्सिया? तारे जमीन पे, तारे जमीन पे, जिसमें उसको रीडिंग प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? रीडिंग प्रॉब्लम। तो डिसलेक्सिया क्या है? Dyslexia is the reading performance is significantly impaired and may have make error while reading and may have slow reading speed. Letters are dancing है, ऐसे बताता था वो बच्चा कि मैं क्या पढ़ूं, वो गलत पढ़ता था। ऐसे 6 देख रहा है तो उसको डांसिंग लेटर दिखे, वो 9 बन जाता था, तो वो पढ़ नहीं पाता था कि 6 है कि 9 है। तो लेटर्स आर डांसिंग हो जाता है, स्लो स्पीड हो जाती है और पढ़ने की समस्या है। तो डिसलेक्सिया इज सिंपली डिफिकल्टी इन रीडिंग, सिंपल वर्ड में बोले तो डिफिकल्टी इन रीडिंग है डिसलेक्सिया। डिफिकल्टी इन रीडिंग। दूसरा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया नाम से ही दिख रहा है कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन का मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। नंबर्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, सिंपल वर्ड में कैलकुलेशन बोल सकते हो, कैलकुलेशन मैथ्स में आता है तो मैथमेटिक प्रॉब्लम है ये, नंबर्स और कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्या कहलाएगा? डिसकैलकुलिया। ऐसा ही एक वर्ड था बालक, फोन क्यों निकाला, क्या चाहता है? बाबा बालकनाथ तुम बताओ, तुम तो कुछ यूं यूं कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, पासवर्ड डाल रहे थे। पासवर्ड हमेशा थोबड़ा रखा करो खुद का, थोबड़े में खतरा है, तुम सो रहे हो तो भी तुम्हारा मुखड़ा दिखा के कोई फोन खोल सकता है। अरे वो दोनों रीड करता है जवाब, हाँ अगर क्लोज वाला नहीं डाला हो तो नहीं होगा। नहीं आजकल के फोन में सारा आता है, आई क्लोज, आई ओपन विद फेस मास्क, सारे ऑप्शन आते हैं, तो किसे भी वो आपको पहचान लेगा फोन की, वो आपका है। हो गया डिस्कैलकुलिया। फिर आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है बे? हाँ ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स में क्या आता है कि रिटन एक्सप्रेशन व्हिच अफेक्ट द एबिलिटी टू राइट, हैंड राइटिंग, बट आल्सो कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या है? हाँ है, है?
हाँ, लिखने में ही ये डिस्ग्राफिया से सिंपल इतना याद रखना, ग्राफिक्स और ग्राफिक्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ डिजाइन होती है, वो लिखी होती है। तो मेनली राइटिंग का प्रॉब्लम है, बट राइटिंग भी ऐसी होगी कि बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। तो सिंपल वर्ड में सिंपल इतना याद रख लो कि डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग और हैंड राइटिंग डिसऑर्डर्स, सिंपल वर्ड में एक वर्ड में लिखना हो तो हैंड राइटिंग डिसऑर्डर्स लिखो, हैंड राइटिंग डिसऑर्डर। जल्दी कैसे हैं? अच्छा, अरे अरे, समझ की जगह हाथ लड़ा रहे हो। भाई साहब तुम समझ जाओ, दोनों लड़कियां कैसी हो, दीदी के शिकार हो रहे हो तुम दोनों। कैसी हो दीदी? आज बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, शैम्पू किया क्या? तो तीन वर्ड, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में रीडिंग प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, और डिसग्राफिया में लिखने में दिक्कत है। हैंडराइटिंग मेरे जैसी सुंदर होगी। हम्म? पर मेरी वाली तुमको समझ में आती है ना? अभी मना किया था ना मैंने, तादाद बढ़ रही है तुम लोगों की। ये तुमने लिख रखा है, इसको नहीं लिखना है। हो गया था। अब मतलब साइकेट्रिक एंड की तरफ बढ़ चुकी है। दो ही क्लास और है, पर एक तो हो जाएगी परसों। ये वाली बात, एक और क्लास बस फिर खत्म हो जाएगी। अभी ताली मत बजाओ। क्या क्लास तुमको पता है? सुन लो भावनो, क्या क्लास को डिलीजन ऑफ डबल्स बोलते हैं। यहाँ इंसान को ऐसा लगता है उसका फैमिली मेंबर, ये न्यूरोसिस में नहीं है, ये ऐसे ही कुछ टर्म वाले सिंड्रोम अलग से आ रहे हैं। तो उसको आपको किसके अंदर है ये टेंशन नहीं लेना, कौन किसके अंदर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सब बाहर है? तो क्या क्लास को हम डिलीजन ऑफ डबल या मिस आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके फैमिली मेंबर को किसी ने आइडेंटिकल इंपोस्टर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि हूबहू दिखने वाला आदमी आ गया उसकी जगह। जैसे हस्बैंड वाइफ पे, हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल वो उसकी वाइफ नहीं है, उसकी वाइफ को तो कोई ले गया है और उसकी जगह नकली वाइफ आ गई है कोई उसकी जैसी दिखने वाली। ये क्या कहलाता है? कैप ग्रास सिंड्रोम कहलाता है। ये लिखा हुआ है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कैप ग्रास, या जाने की जल्दी है? अभी उधर आऊंगा पूछूंगा। मोटिवेशनल भी नहीं लिखना है, लिखा हुआ है। ये जो सिंड्रोम है वो लास्ट में आ रहे हैं सारे, जो सिंड्रोम सिंड्रोम है कुछ इंपॉर्टेंट। ये कहना भी इसमें लिखा था मोटिवेशनल। यहाँ इंसान का मोटिवेशन खत्म। मोटिवेशन का मतलब क्या है? ओ बालक, हाँ, मोटिवेशन का मतलब क्या है? एनर्जी, डिजायर, इंपल्स, इच्छा, किसी भी चीज को काम करने का जो फोर्स होता है, इनर फोर्स, वो मोटिवेशन कहलाता है। वो भी खत्म हो जाएगा। और मेनली ये गांजा वालों में होता है कि गांजा नहीं तो क्या फायदा, गांजा नहीं तो काम करके क्या फायदा, कुछ नहीं बचा है। हाँ, पिक विकियन लिख लो। पिक विकियन क्या है? पिक विकियन सिंड्रोम, पिक विकियन को हम ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम कहलाता है। और ये स्लीप एपनिया है। ये मेनली स्लीप एपनिया, बहुत मोटे लोग, छोटी गर्दन वाले लोग, जो नींद में एयर हंगर हो जाता है उनको। गाड़ी, जैसे बाइक, तेल खत्म हो जाता है ना बाइक में, पेट्रोल, तो बाइक कैसे करती है? बंद होकर चालू होती है, इसको लगाती है ऐसे। तो वैसे ही इसकी सांस ऐसे ही करती है नींद में। तो इसको बोलते हैं पिक विकियन सिंड्रोम, जिसको ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम कहते हैं। पिक विकियन और ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। हो गया? मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल पढ़ाएंगे। अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाएंगे। हो गया भाई पिक विकियन? स्लीप में ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन है, स्लीप एपनिया है। कोविड क्या है? हाँ बेटा, लिखा नहीं? क्या रह गया? कोविड सिंड्रोम क्या है भाई साहब? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी इन इट्स मेल पार्टनर एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। छोटा है, छोटा है, झूठा प्यार जताने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये पुराने जमाने में होता था ऐसा प्यार। आज के जमाने में तो झूठी एक्टिंग हो सकती है ये, कि उसको लगता है कि अगर किसी की वाइफ या गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उसके हस्बैंड में भी प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे हैं, हस्बैंड में भी प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे हैं। सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी है, मेल पार्टनर को प्रेगनेंसी के सिम्टम आएंगे। और प्रेगनेंसी के सिम्टम क्या है? नोसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारे सिम्टम्स। तो ये अगर मेल में आ रहे हैं तो इसको हम कोविड सिंड्रोम कहेंगे। और फॉल्स प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? फॉल्स प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? सूडो प्रेगनेंसी, तो लिखवाया है ना तुमको पहले। क्या बोलते हैं? सूडोसाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोसाइसिस। याद नहीं करते? याद करो भाई। ये कोविड सिंड्रोम है। लड़कों, तुमको भी ये फीलिंग लानी लानी है। सुन रहे हो बे? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी जॉब लगने के बाद, और जब तुम पापा बनने वाले हो, तो तब तुम भी, जैसे ही तुम्हारी वाइफ को मॉर्निंग सिकनेस, नोशिया, वोमिटिंग हो, तुम्हें भी होनी चाहिए। इसको मेल प्रेगनेंसी बोलते हैं। दूसरे वर्ड में बोलते हैं, कभी कभी ऐसा आता है, मेल प्रेगनेंसी इज नोन एज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मेल प्रेगनेंसी। तो वो कोविड सिंड्रोम है। क्या है? मेल प्रेगनेंसी बोलते हैं, मेल प्रेगनेंसी। ये कल देखेंगे।
आराम से। अब 16 कहाँ पे कर रहे हो बे? आज तो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगा अभी। एक टॉपिक खाने का वक्त है मेरे पास। लेट हो रहे हो क्या? ट्रेन है? किसी कोई ट्रेन नहीं है। जोधपुर में रात की सारी ट्रेनें बंद है। अरे अभी तो कल टेस्ट है, परसों क्लास है।